नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोग के लिए जो लेकर के आया हूँ कक्षा 8 का विज्ञान, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये जो कक्षा 8 का जो है पहला अध्याय है, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बन रहे हैं आज मैं वो सभी आपके लिए लेकर के आया हूँ। चाहे वो एक एक पेज से लिया गया हो या फिर अभ्यास के अंतिम का हो, सभी को मैं लेकर के आया हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है यहाँ पर कि फसल किसे कहते हैं, फसल किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा एक ही प्रकार के पौधों को बड़े पैमाने पर उगाने को फसल कहते हैं। जैसे मान लिया जाए ये मेरा खेत है, ये क्या है, ये मेरा खेत है। इस खेत में यहाँ पर गेहूँ का पौधा लगा हुआ पूरा चारों तरफ, ये जो है पूरे में क्या लगा हुआ, गेहूं का पौधा लगा हुआ। तो यानी ये हो गया एक ही फसल, यानी एक ही प्रकार का जो फसल लगा हुआ है, यही एक ही प्रकार का जो पौधा है ये फसल कहलाता है। ऐसा नहीं है कि एक ठो मकई लगा दिए, एक ठो गेहूँ लगा दिए, एक ठो चना लगा दिए, है ना। तो ये नहीं, एक ही प्रकार का। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं कि कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ, कृषि का प्रारंभ कैसे हुआ। तो कृषि का जो प्रारंभ, इसका आंसर हो जाएगा खाद्य फसलों की खेती शुरू करने से। खाद्य फसलों की खेती शुरू करने से, यानी जो हम भोजन करते हैं, खाद्य फसल मतलब खाने वाला, जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया, दाल हो गया, ये सभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इसमें कि खरीफ फसलें किसे कहते हैं, खरीफ फसलें किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि वर्षा ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें, यानी वर्षा के टाइम में जो भी फसलें उगाई जाती हैं वो सभी के सभी क्या है, खरीफ फसल हैं। अगला है खरीफ फसलों के उदाहरण दीजिए, खरीफ फसलों के उदाहरण दीजिए। तो इसका उदाहरण हो जाएगा धान है, मक्का है, सोयाबीन है, कपास है, ये सभी क्या है, खरीफ फसलों के उदाहरण है। अब अगला है रवि फसलें किसे कहते हैं, रवि फसलें किसे कहते हैं। तो रवि फसलें मतलब शीत ऋतुओं में उगाई जाने वाली जो भी फसलें हैं वो सभी क्या हैं, रवि फसलें हैं, रवि फसलें हैं। अब अगला है इसमें रवि फसलों के उदाहरण दीजिए। तो रवि फसल मतलब ठंडा में जो कुछ भी रोपा जाता है वो सभी क्या हो जाएगा, रवि फसल है। गेहूँ है, चना है, मटर है, सरसों है, आलू है, ये सभी क्या है, रवि फसल। यानी ठंड के टाइम में जो कुछ भी बोया जाता है खेतों में वो सभी के सभी हम उसको कहते हैं रवि फसल है। अब अगला है धान को वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है, धान को जो है वर्षा ऋतु में क्यों उगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है। सिंपल सी चीज़ है, हम देखते हैं कि धान को वर्षा ऋतु में उगाया जाता है, उसको पानी की अधिक ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए। अगला सवाल है हमारा, कृषि की पहली प्रक्रिया क्या है, कृषि की पहली प्रक्रिया क्या है। तो कृषि की सबसे पहली प्रक्रिया जो होता है वो होता है मिट्टी तैयार करना, मिट्टी तैयार करना। मान लीजिए ये हमारा खेत है, ठीक है, खेत है। अब इसकी खेत की जुताई अगर हम ट्रैक्टर से नहीं करें तो क्या ये मिट्टी हल्का हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो जब हल्का ही नहीं होगा तो हम इसमें खेती कैसे करेंगे। इसीलिए सबसे पहले कहा गया है कि क्या करना, मिट्टी को हल्का करना है, यानी मिट्टी को तैयार करना है। मिट्टी को पलटना क्यों आवश्यक है, मिट्टी को पलटना क्यों आवश्यक है। तो जड़ों की वृद्धि और श्वसन के लिए, किसके लिए, जड़ों की वृद्धि और श्वसन के लिए, जैसे कि ये चित्र में आप देख सकते हैं। अगला है ह्यूमस क्या है, ह्यूमस क्या है। मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थों जो उर्वरता बढ़ाते हैं, यानी मिट्टी में उपस्थित जैविक पदार्थ जो उर्वरता बढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। अब अगला सवाल है हमारा, मिट्टी को भुरभुरा करना क्या कहलाता है। जो मिट्टी को हम भुरभुरा करते हैं वो करना क्या कहलाता है। तो जड़ें आसानी से बढ़ती है, यानी उसका लाभ क्या है ना, सॉरी माफ़ कीजिए, तो लाभ पूछ रहा है ना, लाभ। तो क्या होगा, जड़ें आसानी से बढ़ती है और शोषण कर पाती है। जड़ें क्या, जड़ जो है उसका आसानी से बढ़ जाता है और शोषण कर पाता है। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल है हमारा,
कृषि के लिए मिट्टी तैयार करना क्यों आवश्यक है? तो है पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए, पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए। अगला है बुआई, यहाँ पे बुआई लिखा गया, इसको पढ़ना है बुआई। क्या पढ़ना है? बुआई। बुआई क्या है? तो खेत में बीज बोने की प्रक्रिया, जो खेत में हम बीज को बोते हैं वो प्रक्रिया क्या है? बुआई कहलाता है, जैसा कि इधर हम चित्र में देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला है कि स्वस्थ बीजों का चयन क्यों आवश्यक है? तो जब तक हम स्वस्थ बीज नहीं चुनेंगे तब तक हमारी अच्छी उपज नहीं होगी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए, है ना। चलिए अगला है कि बीज बोने का आधुनिक उपकरण कौन सा है? बीज बोने का आधुनिक उपकरण कौन सा है? तो ये दोनों, ये जो चित्र देख रहे हैं आप, एक इधर है और एक इधर है, तो इसको कहते हैं सीड ड्रिल। सीड ड्रिल। अगला है सीड ड्रिल का क्या लाभ है? इससे हमको लाभ क्या होता है? तो सीड ड्रिल का जो लाभ होता है, हमें बीज समान दूरी और उचित गहराई पर बोए जाते हैं। अगला सवाल है हमारा कि फसलों को पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? फसलों को पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी से। कहाँ से प्राप्त होते हैं? मिट्टी से। अगला है खाद क्या है? खाद क्या है? तो जैविक पदार्थों के अपघटन से प्राप्त प्राकृतिक उर्वरक। जो जैविक पदार्थ है, जैसे मान लिया जाए हम बोलते हैं ना गोबर हो गया, या फिर अपने घर में जो सब्जी वगैरह हो गई या फल का छिलका वगैरह गड्ढे में एकत्रित करते हैं, उससे जो उर्वरक बनता है उसको ही खाद कहते हैं। उर्वरक क्या है ना? पौधों को पोषक तत्व देने वाले रासायनिक पदार्थ। तो खाद दो प्रकार के हो जाते हैं, एक जो होगा प्राकृतिक जो होता है, दूसरा जो हो जाता है वो हमारा वो है रासायनिक हो जाता है। खाद का एक लाभ लिखिए, यहाँ पे बोलेंगे खाद का लाभ लिखिए। तो खाद का लाभ क्या हो जाएगा? यह मिट्टी को उर्वरता देते हैं, उर्वरता प्रदान करता है। अगला है उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या है? उर्वरकों का मुख्य कार्य क्या है? तो पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना। पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करना। अगला है कि सिंचाई क्या है? सिंचाई क्या है? तो फसलों को आवश्यकता अनुसार पानी देना ही सिंचाई कहलाता है। ये देखिए यहाँ पे जो ये नल है फोटो बना हुआ, इसमें बूंद बूंद करके पानी जाए ना, तो उसकी आवश्यकता के अनुसार। अगला है कि फसलों को सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है? वृद्धि और विकास के लिए, ये जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं। अगला है पारंपरिक सिंचाई स्रोत कौन सी है? पारंपरिक जो शुरू से चला आया है। तो अभी हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप से होती है सिंचाई, लेकिन पारंपरिक बात किया जाए तो कुआं है, तालाब है, झील है, नदी है। ये देखिए ये जो है हमारा क्या है? कुआं है। अब ये इस मान लिया ये तालाब है। दूसरी बात क्या गया? झील है ना, झील है। तीसरा बात क्या गया? नदी है ना, नदी है। तो ये सभी जो हो गया क्या हो गया? हमारा पारंपरिक सिंचाई का स्रोत हो गया। अगला है कि आधुनिक सिंचाई विधियां कौन सी है? तो हो जाएगा ये स्प्रिंकल एवं ड्रिप सिंचाई। स्प्रिंकल एवं ड्रिप सिंचाई। देखिए यही दोनों जो चित्र है, ये दोनों चित्र है, यही है। आगे है स्प्रिंकल सिंचाई का लाभ क्या है? तो पानी समान वितरण होता है। इससे क्या होता है कि हर जगह पर पानी समान रूप से जाता है, ऐसा नहीं कि एक जगह ज़्यादा चला गया और एक जगह जा ही नहीं रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्रिप सिंचाई का लाभ क्या है? ड्रिप सिंचाई का लाभ क्या है? तो इसका जो लाभ होता है हमें वो होता है पानी की बचत होती है। क्या होता है? इससे पानी का बचत होता है। अगला सवाल है खरपतवार किसे कहते हैं? खरपतवार किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा फसल के साथ उगने वाले वांछित पौधे, यानी जो फसल के साथ वांछित पौधे हो जाते हैं उसी को खरपतवार कहते हैं। मतलब जैसे देखिए ये हमारा पौधा है ना, ये जो चित्र दिया हुआ ये पौधा है। अब इसके बगल में दो चार घास और उग जाए जो हमको नुकसान पहुंचाए। ये गेहूँ है मान लिया, इसके बगल में घास हो गया है ना, यहाँ पे, तो यही खरपतवार कहलाता है। यही जो इधर होगी और इधर होगी वो क्या कहलाएगा? खरपतवार कहलाएगा। आगे है खरपतवार फसलों को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं? तो खरपतवार क्या करेंगे? उसको नुकसान पहुंचाते हैं। वो क्या करते हैं? वे पानी, पोषक तत्व, प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। जैसे अब देखिए यहाँ पे अब पानी हम दिए पौधा को, ठीक है, ये तो यहाँ पे उगा हुआ है, ये ज़बरदस्ती क्या करेगा? हकमारी करेगा, इसका छीनेगा, इसका क्या करेगा? हकमारी करेगा। तो ये उसके लिए फ़ायदा है कि नुकसान? मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे आप लोग हैं, है ना,
इसके बगल में एक छोटा बउआ है जो खरपतवार का काम कर रहा है। अब हम दिए आपको रोटी खाने के लिए, तो ये भी छीनेगा आप में से, तो नुकसान किसका है? आपका है ना, आपका है। तो यही खरपतवार जो है नुकसान पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। खरपतवार नियंत्रण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निराई। क्या कहलाता है? निराई। तो ये हो गया निराई करना, है ना। खुरपी से हम कमठौनी कर देते, गांव में बोलते हैं ना, खेत में गए हैं कमठौनी करने के लिए, ये हमारा खुरपी है, इस तरह से होता है। खुरपी लेकर के जो है खेतों में चले गए, घास को हम हटा दिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निराई यानी वीडिंग क्या है? खरपतवारों को खेत से हटाने की प्रक्रिया ही निराई कहलाता है। खरपतवार हटाना क्यों आवश्यक होता है? तो वे फसलों के पोषक तत्व और पानी का उपयोग कर लेते हैं, इसलिए उसको हटाना ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण के लिए रसायनों को क्या कहते हैं? उसको बोला जाता है खरपतवार नाशी। खरपतवार नाशी, जैसा कि ये जो है हमारा चित्र में दिया गया है। अगला है कि कटाई। कटाई क्या है? तो पकी हुई फसल को काटने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है। जैसा कि इस चित्र में देख रहे हैं, या हम लोग जब अपने अपने खेतों में गेहूं लगाए हुए होते हैं, मकई लगाए हुए होते हैं, तो उसको हम काट करके जो घर लाते हैं, तो ये तो कटाई है हमारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कटाई के लिए उपयोग होने वाले पारंपरिक उपकरण क्या है? तो दरांती, जैसे हंसुआ, कचिया, इस तरह से बोलते हैं ना, ये जो है पारंपरिक है, जो शुरू से चला आता है। अब तो एक से एक मशीन आ गया, मशीन से कटाई किया जाता है ना। गेहूँ काटने के लिए मशीन आप लोग देखते होंगे, ट्रैक्टर के माध्यम से काट लिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया कि बड़े खेतों में कटाई के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? बड़े खेतों में कटाई के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो इसको हार्वेस्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हार्वेस्टर बोला जाता है। आगे है कि मराई क्या है? तो थ्रेसिंग जिसको बोलते हैं, थ्रेसिंग, हिंदी में मड़ाई लिखा हुआ, थ्रेसिंग। तो अनाज के दानों को भूसे से अलग करना। क्या है? अनाज के दानों को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। थ्रेसर तो हर कोई देखे होगा, हर बच्चा देखा होगा, जो भी गांव से बिलोंग करता है, अपने गेहूं का बोझा उठा उठा करके थ्रेसर में डालता होगा, और जिससे क्या होता है, एक तरफ से भूसा निकल जाता है और एक तरफ से हमारा गेहूं प्राप्त हो जाता है। ये तो थ्रेसर है। अब है वाइनन यानी विनोइंग। क्या है? भूसे और अनाज को हवा की सहायता से अलग करना, जिसको हम बोलते हैं ना ओसाना, ओसाई करना। जैसे इधर है, पंखा चला दिए, है ना, ये पंखा है हमारा, मान लीजिए ये पंखा है, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग मकई गिरा रहे हैं ऊपर से, तो क्या होता है, इसमें जो गंदा है सब उड़ कर किधर आ जाता है और मकई यहाँ पर हमारा इकट्ठा हो जाता है। यही तो हमारा है वाइनन यानी विनोविंग, यानी भूसे और अनाज को हवा की सहायता से अलग करना। आगे फसल कटाई के बाद अगला महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है? तो स्वाभाविक भैया, जब हम फसल काट लिए, गेहूँ दौनी करवा लिए, थ्रेसरिंग से निकलवा लिया, अब उसको क्या करेंगे? रखेंगे घर में। घर में क्या करेंगे? रखेंगे। तो इसी को क्या बोलते हैं? भंडारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भंडारण। आगे है, जब भंडारण करने के लिए जाते हैं तो जो गाँव के बच्चे हैं उनको पता होगा कि उसमें सूढ़ा लग जाता है। क्या होता है? सूढ़ा लग जाता है, इसलिए उससे पहले अच्छे से सुखाने की ज़रूरत होती है। तो अगला सवाल है कि भंडारण क्यों आवश्यक है? तो अनाज को कीटों, नमी एवं खराब होने से बचाने के लिए। अगर अच्छे से नहीं रखेंगे तो उसमें सूढ़ा लग जाता है, कीट जिसको बोलते हैं, नमी अगर थोड़ा सा भी है तो खराब हो जाता है हमारा, है ना। तो आज के सेशन में इतना ही था। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हर रोज़ मैं इसी तरह से NCERT का वीडियो आपको उपलब्ध कराता रहूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।